गर्ल्स इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि मिक्स स्ट्रीम में आप फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एन्युटी और मिक्स स्ट्रीम का पता है कि एन्युटी हम इक्वल पीरियोडिक पेमेंट्स को कहते हैं, जबकि मिक्स स्ट्रीम में जो आपकी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं वो अनईक्वल होती हैं और आपने उन अनईक्वल पेमेंट्स को जो है या तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है या फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। आपको ये भी पता है कि आपने ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू भी पढ़ा था। ऑर्डिनरी एन्युटी में आपने ये चीज़ पढ़ी कि आप जो भी कैश पेमेंट या फिर कैश रिसीट लेते हो वो एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है, मतलब किसी भी साल के एंड पर आप जो है जो अमाउंट रिसीव करते हो उसको आप क्या कहते हो, ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर सिंपल एन्युटी कहते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जब आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब जब आपका ईयर अभी स्टार्ट हुआ है तब आप कोई भी अमाउंट रिसीव करते हो या पे करते हो तो उसको आप कहते हो एन्युटी ड्यू। इस चीज़ का आपको पता है। ऑर्डिनरी एन्युटी में आप सिंपल जो है एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट्स कैलकुलेट करते हो, वही फार्मूलाज लगाते हो जो कि आप पहले लगा चुके होते हो। लेकिन जब आप ऑर्डिनरी एन्युटी की बजाय एन्युटी ड्यू कर रहे होते थे तो आपको ये याद होगा कि आप 1+r का फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि एक एडिशनल साल जो है उसकी भी अंदर जो है वो कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग हो रही होती है। कैसे? सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी आपके पास कैश स्ट्रीम है जो कि आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर होनी है, तो ईयर वन के स्टार्ट में मतलब ईयर वन है, उसके अभी जनवरी डेट चल रही है, तो जनवरी में अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव होगी तो आपको उसी पर इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। एक साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जब आप नेक्स्ट ईयर पर पहुंचोगे तो उसके जनवरी में आपके पास पिछले साल की प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों होंगे। ठीक है। दूसरे साल में भी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों होंगे। तो इस तरह जो आपकी कंपाउंडिंग होती जाएगी वो 1+r एक साल एडिशनल आपका जो है वो अमाउंट रिसीव होगी और उसके ऊपर आप एक साल का ज़्यादा रेट रिसीव कर रहे होगे। ये आपने एन्युटी ड्यू में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स स्ट्रीम, और मिक्स स्ट्रीम में आपने फ्यूचर वैल्यू के लिए नंबर ऑफ़ ईयर्स कैसे लेने हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि कितने सालों की कंपाउंडिंग हुई है, वो आप कैसे करोगे, क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने लगे हैं और हम कंपाउंडिंग की बात करेंगे। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल उसने दी हुई है वो ये वाली है 5.12, जिसमें कहता है कि शेल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कैबिनेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो कोई फॉलोइंग मिक्स स्ट्रीम जो है वो रिसीव करेंगे इन फ्यूचर ओवर द नेक्स्ट 5 years फ्रॉम द वन ऑफ इट्स स्मॉल कस्टमर्स। वो ये सारे कैश फ्लोज रिसीव करेंगे अगले आने वाले 5 सालों में। ठीक है। तो वो कहता है इफ़ शेल अर्न 8% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, हाउ मच विल इट इक्यूमुलेट बाय द एंड ऑफ ईयर 5 इफ़ इट्स जो है अगर वो इस वाली कैश फ्लो में इन्वेस्ट कर देता है तो उसको कितना जो है वो 8% अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिले तो उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है। एट द एंड ऑफ 5 years उसको कितनी अमाउंट रिसीव होगी। हमें हर साल के एंड पर तो ये रिसीव हो रही है ना। उसने कहा ना एट द एंड ऑफ द ईयर ओवर 5 years आपको ये अमाउंट रिसीव होंगी। और उसके बाद वो कहता है कि 5 सालों के बाद जो टोटल अमाउंट बनती है उसको कितना फ़ायदा होगा वो बताएं। गर्ल्स एक बात हमेशा याद रखें, अगर तो न्यूमेरिकल में बताया गया है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको ये कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं, तब आप जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईयर वाला ट्रीटमेंट करोगे। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो आप यही कंसिडर करते हो कि आपको जो भी कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पे वैसे मैंशनड है द एंड ऑफ ईयर 5, मतलब ईयर एंड पे आपको जो भी अमाउंट रिसीव है वो होनी है। तो इसका मतलब है कि हमने बिगिनिंग ऑफ ईयर वाला ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एंड ऑफ ईयर वाला ट्रीटमेंट करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं यहाँ पर आपके सामने लिखती हूँ। उसने बताया हुआ है एन आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, और आपको जो कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं उसने सामने मेंशन किए हैं। यह आपके सामने मैंने वही कैश फ्लोज लिखे हैं जो कि उसने ऊपर बताए हुए हैं आपको। ये टेबल मैंने आपके सामने नीचे बनाया है। जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे, जब आप इनकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने लगोगे, इनकी कंपाउंडिंग करने लगोगे, तब आप खुद देखो कि ये आपको एट द एंड ऑफ ईयर 1 रिसीव हो रही है। उसने आपको कहा है कि 5 सालों के एंड पर बताएं कि फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है। इस साल को आप कितने सालों के लिए कंपाउंड करोगे, खुद सोचें। ये आपका ईयर 1 है, ईयर 1 के एंड पर आपको 11,500 अमाउंट रिसीव हो रही है। आपने इस साल में यानी कि इस साल के आखिर में जब आपका 5वां साल ख़त्म होगा तब बताना है कि कितनी अमाउंट आपको रिसीव हो रही है। मींस आप उसको कितने सालों के लिए कैलकुलेट करोगे, मतलब एक से साल के लिए, एक से दूसरा साल जब ख़त्म होगा तो एक साल बनेगा। 1 to 2 1 ईयर, 2 to 3 2 years, 3 to 4 3 years एंड 4 to 5 मतलब
4 साल बनते हैं। इसकी मैं भी आपके सामने टाइमलाइन भी बनाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कंपाउंडिंग करने लगें, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने लगें किसी भी अमाउंट की और वो एंड ऑफ द ईयर हो, तो आपने सिंपल क्या करना होता है, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, चूँकि इसने 4 सालों के लिए कंपाउंड होना है, इसने 3 सालों के लिए कंपाउंड होना है, इसने 2 सालों के लिए, इसने 1 सालों के लिए और इसने 0 सालों के लिए कंपाउंड होना है। कैसे और ये क्यों मैंने लिखा अभी आपके सामने जो है बताती हूँ। ये टाइमलाइन है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हो जो उसने कहा कि एट द एंड ऑफ ईयर जो आपको कैश फ्लोज रिसीव होंगे, फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड ईयर के, फोर्थ ईयर के एंड, फिफ्थ ईयर के, सब मैंने आपके सामने ऊपर मेंशन कर दिए हैं। ये सेम आपकी एग्जांपल 5.12 है आपकी बुक में, मैं वो समझा रही हूँ आपको कि उसमें आप एंड कैसे लोगे, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है इसलिए आपका जो है नंबर ऑफ ईयर्स वो डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए बताने जा रही हूँ आपको। उसने आपसे कहा है कि एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, जब आपका 5वां साल ख़त्म होगा, तो इन सब की क्या बताएं हमें, फ्यूचर वैल्यू। आपके न्यूमेरिकल में उसने आपसे ये पूछा है कि जब 5वां साल मतलब ये वाला साल जब होगा, तब आपकी क्या बनती है एंड ऑफ द ईयर फ्यूचर वैल्यू, वो हमें कैलकुलेट करके बताएं। उसके लिए चूंकि ये मिक्स स्ट्रीम है, एनविटी होती तो हम सिंपल जो है वो 5 सालों का फार्मूला लगाते और आपकी अमाउंट बताते और एट द एंड ऑफ फ्यूचर, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पर मिक्स स्ट्रीम में ऐसा नहीं है। मिक्स स्ट्रीम में आपको क्या करना होता है, मिक्स स्ट्रीम में आपको एक एक साल की वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। जो चीज़ मैं आपको अभी समझा रही थी कि जो ये वाला साल है कि ईयर 1 वाला, इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे इस साल में, तो कितने ईयर्स होंगे। इसके स्टार्ट पे तो आपको ये अमाउंट नहीं ना रिसीव हुई, इसके एंड पर जाकर रिसीव हुई। जब इसका एंड हुआ तो सेकंड वाला ईयर स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पर क्या बना, 1 साल बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 साल बना। जब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ तो सेकंड ईयर का जो एंड ऑफ द ईयर जो आपको अमाउंट रिसीव होनी है, मतलब 14,000, वो आपको यहाँ पर जाके जब आपका सेकंड ईयर ख़त्म होगा तब, तो 2 से लेकर 3 आपको कितने साल बने, 2। जब आपका थर्ड ईयर स्टार्ट होगा तब आपको कोई अमाउंट नहीं मिलेगी, बल्कि थर्ड ईयर के एंड पर जाकर यहाँ पर जाकर कोई अमाउंट रिसीव होगी। वो कितनी है, 12,900। तो वो आपको कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर जाकर रिसीव हो रही है, मतलब फोर्थ ईयर के स्टार्ट पे और थर्ड ईयर के एंड पे, क्योंकि उसने बताया है एंड ऑफ ईयर कैश फ्लोज हैं ये। तो ये कितना टाइम बनेगा, 3 साल। ठीक है। उसके बाद जो आपको फोर्थ ईयर वाली अमाउंट रिसीव होनी है वो यहाँ पर नहीं, क्योंकि बिगिनिंग पे स्टार्ट होती तो हम कहते हैं कि यहाँ पर से मिल रही है। ये एंड ऑफ द ईयर है, मतलब यहाँ पर जाकर आपको रिसीव होगी। तो 4 to 5 जब आप जाओगे तो आपको कितने ईयर्स बन गए, 4 ईयर्स। मतलब कंपाउंडिंग इन सालों की होनी है, इतने सालों की नहीं होनी, कंपाउंडिंग इन सालों की होनी है, जो कि नीचे मैंने मेंशन किए हैं। तो आपको जो ईयर 1 के एंड पर अमाउंट रिसीव होनी है उसको आप कितने सालों के लिए कंपाउंड करोगे, फॉर 4 ईयर्स। मतलब जो आपका ये वाला है इसमें आपने एन कितने लेने हैं, 4, क्योंकि आपकी सिर्फ 4 सालों की कंपाउंडिंग हो रही है। जब आप ईयर 2 पर पहुंचोगे, आपको एंड ऑफ द ईयर अमाउंट रिसीव होगी, तब आप कंपाउंडिंग कितने की करोगे, 2 ईयर्स की। इस अमाउंट की आप जो है कितने ईयर्स की ले लोगे, सॉरी 3 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पर है ना, तो आप इसकी कंपाउंडिंग करोगे 3 ईयर्स की, इसकी करोगे 2 ईयर्स की, इसकी करोगे 1 ईयर्स की, और इसकी फॉर 0 ईयर्स होगी। मतलब आपका एक ही साल होगा जब आपकी कंपाउंडिंग होगी, आपने उसी साल के एंड पर अमाउंट रिसीव करनी है। इसलिए इस अमाउंट की कंपाउंडिंग 4 ईयर्स के लिए, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। यहाँ पर उसके आपकी जो एग्जांपल है उसमें भी देख लेते हैं। देखें आप, उसने किस तरह से बताया है कि फॉर द ईयर 1 आपकी जो अमाउंट कंपाउंड हुई है वो इतनी है, क्योंकि हमने इधर कैलकुलेट नहीं करनी, इधर जाकर कैलकुलेट करनी है। तो वो कितने साल बन रहे हैं, 4 ईयर्स की कंपाउंडिंग हो रही है। तो आपकी ये अमाउंट बन जाएगी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, या एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपको इतनी, जो 11,500 है, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर आपको उसकी जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो इतनी होगी। इस वाली अमाउंट की इतनी है, नीचे हर किसी की बताई है। जो आपका 5वें साल के एंड पर अमाउंट रिसीव हो रही है 18,000, उसकी फ्यूचर वैल्यू भी उसने 18,000 ही लिखी है गर्ल्स, क्योंकि उस साल आपको कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगी, वहाँ पर आपने 0 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग करनी है। इसलिए आपकी जो वैल्यू है वो 18,000 ही आई है। और एंड पर आप क्या करोगे, इन सब अमाउंट्स को ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू, जो कि 83,608 है टोटल में। ये उनके लिए है जब आप एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर रहे होते हो। दूसरी साइड पे बात कर लेते हैं बिगिनिंग ऑफ ईयर्स की।
अगर जो आपको कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं वो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर रिसीव हो रहे हों, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस मेंशन किए हैं ना उसमें ज़्यादा यही क्वेश्चन है जब आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैश फ्लोज लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 29 है। जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें उसने दोनों कहा हुआ है कि एंड ऑफ द ईयर भी कैलकुलेट करें, बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी कैलकुलेट करें। जो क्वेश्चन नंबर 29 है उसमें जो मिक्स स्ट्रीम उसने आपको दी है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की है, ठीक है। एंड ऑफ ईयर होता तो जैसे मैंने आपको बताया था वही काम होना था कि हमने जो है उस तरह से कंपाउंडिंग करनी थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब जब आपका 5वां साल स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पर आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट भी रिसीव हो गया था। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में सिंपल आपका जो एन है ना, एन अगर ये 1 2 3 4 5 है तो वो 5 4 3 2 एंड 1 हो जाता है। समझ आई? आपने एन को बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऐसे करना होता है। यहाँ पर आपको इसकी भी टाइमलाइन बनाकर दिखाती हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास, उसकी मैंने आपके सामने टाइमलाइन बनाई है। वहाँ पर उसने कहा है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे आपको ये सारी अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है। और आपने जो उसकी कैलकुलेट करनी है वैल्यू वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे है, ठीक है। यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ, मैंने आपको बताया भी था कि ये देखें आप कि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर उसने आपको बताया, नीचे उसने सारे कैश फ्लोज बताए हैं आपको। और आपने जो है एक सिंगल वैल्यू अमाउंट है और एक मिक्स स्ट्रीम है, उनकी क्या कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। फॉलोइंग टेबल, हाँ फ्यूचर वैल्यू है आई थिंक। तो आप क्या करोगे, सिंपल फ्यूचर वैल्यू हो या प्रेजेंट वैल्यू हो, जो मैंने आपको यहाँ पर समझानी है वो ये चीज़ है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आप मिक्स स्ट्रीम में एन कैसे लोगे। क्योंकि आपको पता है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो आपको अमाउंट रिसीव हुई यहाँ पर वो इसी साल में स्टार्टिंग पे हो गई। जब आपका ईयर 1 स्टार्ट हुआ है अभी इसी पॉइंट पर आपने 2000 रिसीव कर लिया, मतलब आपको 1 साल की अमाउंट क्या है रिसीव हो गई। सही है। जब आप दूसरे साल में पहुंचे, यहाँ पर अभी स्टार्ट ही हुआ था, बिगिनिंग था अभी दूसरे साल का, तब आपको जो अमाउंट रिसीव हो गई वो 2 साल की हुई। जब आप तीसरे साल पे पहुंचे यहाँ पर तो आपको 3rd ईयर की अमाउंट भी रिसीव हो गई, तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 ईयर बन गया। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको चौथे साल की अमाउंट ही रिसीव हो गई है 4, और जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपको 5वें साल की अमाउंट रिसीव हो गई। ये तो रिसीव होने की बात है। अब हम करते हैं बात कंपाउंडिंग की, मतलब हमने अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर वैल्यू में हम कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं, तो कंपाउंडिंग कितने कितने सालों की होगी अभी हम वो देखने लगे हैं। कंपाउंडिंग होती है वाया इंटरेस्ट रेट। जब आपको इंटरेस्ट रेट की होता है तब आप क्या करते हैं, उसकी कंपाउंडिंग करते हैं। ईयर एंड पे जब आपको 2000 रिसीव हुआ यहाँ पर, तो साथ में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन था वो आई थिंक 8 to 9% है, वो आपको साथ ही रिसीव हो गया। मतलब जो आपकी कंपाउंडिंग हो गई, उसने कहा है कि एट द एंड ऑफ ईयर 5 अपनी अमाउंट बताएं। आपने क्या करनी है, कंपाउंडिंग करनी है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जैसे मैंने कहा कि आपके जैसे जैसे कंपाउंडिंग होती रहती है आप उतने सालों की कंपाउंडिंग करोगे। यहाँ पर जो आपको अमाउंट रिसीव होगी उसने यहाँ पर भी कंपाउंड होना है 1 साल में। मतलब यहाँ पर भी आपको बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलना है, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर भी, इधर भी और इधर भी। 1 साल, यहाँ 2 साल, यहाँ 3 साल, यहाँ 4 साल और यहाँ 5 साल। समझ आ गई? जो ये वाली अमाउंट होगी उसने कितने सालों के लिए कंपाउंड होना है, फिर 5 सालों के लिए। इस अमाउंट ने 4 सालों के लिए, इस अमाउंट ने 3 सालों के लिए, इस अमाउंट ने 1 साल के लिए, हाँ, और ये 2 सालों के लिए, इसने 1 साल के लिए, क्योंकि आपकी अमाउंट जो है वो आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे मिल जाती है। मतलब जब आप जो है वो यूज़ कर रहे हो कोई बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला फार्मूला, और आपको जो गिवन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे, तो उसमें आपका एन अगर गिवन है तो आप एन को कैसे लिखोगे, अभी आपके सामने बना देती हूँ। ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर नंबर ऑफ़ ईयर ऐसे गिवन है 1 2 3 4 5, और न्यूमेरिकल में आपको कहा जाता है कि आप मिक्स स्ट्रीम की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें जो कि कैश फ्लोज आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर दिए हैं, तब आपने इस तरह से कंपाउंडिंग करनी है। पहली वाली अमाउंट को 5 साल के लिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और अगर आपको न्यूमेरिकल में ये कहा जाता है कि मिक्स स्ट्रीम कैलकुलेट करें फ्यूचर वैल्यू की जो कि आपको कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तब आपने ये वाले ईयर्स n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, 2, 1 एंड 0, आपने ये वाले एन लेकर अपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कैलकुलेट करना है।